नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज कार्यक्रम में हमारा जो विषय रहने वाला है वो बहुत खास है। पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं का वर्चस्व। महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो महिलाएं परिवार बनाती हैं, परिवार घर बनता है, घर समाज बनता है और समाज से ही देश का निर्माण होता है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि महिलाओं का जो योगदान है वो हर क्षेत्र में है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर महिलाएं अपनी सेवाएं ना दे रही हो। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जो है, यदि इस दोनों पर काम किया जाए तभी हमारा देश और हमारा समाज विकास कर सकता है। आज के समय की बात करें तो हमारे देश में महिलाएं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर महिलाएं काम नहीं कर रही, अपना योगदान नहीं दे रही। ये वाकई ही एक काबिले तारीफ है। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रही है वो बेहद खास है। हिमाचल प्रदेश की एक जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार अर्चना पॉल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। अर्चना पॉल जी, आपका जैसा नाम है, आपने जो पत्रकारिता जब शुरू की तो बहुत, उस समय अगर हम बात करें तो बहुत गिने चुने लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में जाते थे। बहुत से लोगों को डर होता था कि पत्रकारिता का क्षेत्र है, बहुत जिम्मेदारी वाला क्षेत्र है। तो जब आपने शुरुआत की तो कैसा वो समय था और क्या सोचकर आप इस रास्ते पे चली थी? जी देखिए, पत्रकारिता की जहाँ तक बात है, मैंने पत्रकारिता के बारे में कभी सोचा नहीं था। और मैं पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रही थी। एमएससी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स मैंने कर ली थी जी। तो जब वाइवा के बीच में थोड़ा टाइम था, एमएससी का जब वाइवा होता है, तो मेरे फादर जो वहीं पालमपुर यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो खुद भी एक क्रिएटिव राइटर हैं कि तुम भी अगर जर्नलिज्म की एक डिग्री कर लो तो तुम्हें भी लाइफ में काफ़ी आसानी रहेगी कि आपको लिखना आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो 1 साल की डिग्री हुआ करती थी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में। तो मैं वहाँ से 1 साल की डिग्री करने यहाँ आ गई। और जब डिग्री भी की तो भी कोई मेरा ऐसा मूड नहीं था कि पत्रकारिता, आपको मालूम ही है कि जब हम लोग यंग होते हैं और डिग्रीज़ करते हैं तो उस समय मतलब कोई ऐसा विज़न उस ज़माने में तो मुझे नहीं लगता कि किसी का भी बहुत ज़्यादा होता था। और डिग्री भी बहुत मस्ती में की। और जब ट्रेनिंग करने दिल्ली गए तो हमारे यहाँ पे जो टीचर हुआ करते थे, वेपा राव सर, अब तो वो नहीं है, तो वो बहुत सपोर्ट करते थे हमें। तो दिल्ली ले गए ट्रेनिंग के लिए। तो दिल्ली में भी हमने ट्रेनिंग भी नहीं की ढंग से। तो बाद में बल्कि हमें अपने टीचर से डांट भी पड़ी कि तुम तो बहुत निकम्मे लोग हो। तो ऐसे करते करते डिग्री कंप्लीट की। फिर उसके बाद मैं पालमपुर वापस चली गई और थोड़ा बहुत जैसे अखबारों में लिखना शुरू किया। और लिखना आता भी नहीं था ज़्यादा, तो क्योंकि बेसिस मेरा एग्रीकल्चर का था तो मैंने पीएचडी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले ली। ये बात मैं कर रही हूँ 93 की। तो उस समय अभी 7-8 महीने ही हुए थे कि फिर मुझे एक चंडीगढ़ से इंडियन एक्सप्रेस नेशनल डेली निकलता है, तो उनसे कॉल आ गई क्योंकि उस समय डिग्री बहुत कम लोग करते थे जर्नलिज्म की। तो अब मेरे पास 2 रास्ते थे कि या तो मैं जर्नलिज्म में जाऊं, जो मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, या मैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी करके, उस समय हमारे समय होता था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी और आप वहीं यूनिवर्सिटी में अच्छे से टीचिंग जॉब में एब्जॉर्ब हो सकते थे। तो जब वो ऑफ़र आई तो मेरे फादर ने फिर मुझे कहा कि अगर तो कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मेरे मदर थोड़े इसके अगेंस्ट थे। वो कहते कि नहीं नहीं, ये कोई पत्रकारिता, हमें इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है और लड़की को कहाँ भेजेंगे चंडीगढ़। तो लेकिन फिर वो करते करते जो डिस्कशन हुई घर में, अल्टीमेटली मैं बिना कुछ सोचे समझे चंडीगढ़ चली गई। अपना मतलब पीएचडी आपने छोड़ दी और आप चल पड़ी? मैं चली गई। लिखना भी नहीं आता था, इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों चली गई, शायद डेस्टिनी मुझे ले गई। बिल्कुल। और वहाँ जाकर भी जब मैंने काम शुरू किया तो उन दिनों में ऐसा होता था कि जैसे आजकल तो आपको सीधे जॉब्स रेगुलर मिल जाती हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे, उस समय पहले ट्रायल पे रखा करते थे। तो 2 महीने का ट्रायल था। वैसे मैं बहुत हार्ड वर्किंग थी कि मुझे आप कोई भी काम दे दें तो मैं पूरी शिद्दत से वो करती हूँ। तो 2 महीने का ट्रायल मैंने पूरा किया और उसके बाद जब वो मैं उनके रोल्स पे आ गई, थोड़ा मतलब स्ट्रिंगर ही रखते थे पहले,
तो फिर मुझे थोड़ा जब 3-4 महीने हुए तो मैंने अपने घर पे बार बार फ़ोन करना, वहाँ तब PBX हुआ करता था जो एक्सचेंज होती थी न्यूज़पेपर की, क्योंकि मोबाइल्स तो थे नहीं तब। तो मैंने अपने फादर को फ़ोन करना कि मुझसे नहीं होता ये, ना मुझे लिखना आ रहा है, ना मैं सारा दिन धक्के खाती हूँ चंडीगढ़ में और रिक्शा में, क्योंकि मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती थी। तो उन्होंने बस मुझे यही बोलना कि 10 दिन रुक जाओ, अभी 10 दिन रुक जाओ, अगले हफ्ते तक देख लो। और ऐसा करते करते 95 में, देखिए मैं 1 मई 1995 को इंडियन एक्सप्रेस में फुल फ्लेजेड स्टाफर बन गई। और उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं तो शायद जर्नलिज्म के लिए ही बनी थी। और मुझे बहुत मज़ा भी आने लगा, बहुत मज़ा आने लगा कि आप जो लिखते थे उसका इम्पैक्ट होता था। और न्यूज़पेपर एक ऐसी जॉब थी प्रिंट की कि डेली इम्पैक्ट होता था कि आपने कोई स्टोरी की है, ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही इम्पैक्ट होगा, कई बार आपको डांट भी पड़ती थी, लेकिन उसमें एक चार्म था और एक बहुत मतलब मुझे ऐसे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी फील्ड है और मुझे एक अपने मतलब अपने आप को एक एक्सप्रेशन मिला। तो मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और जर्नलिज्म को ही अपना जो एक मेरा वो एक पैशन ही मतलब की तरह आपने लिया। और 30 साल आपने अपने इस काम के लिए दिए और बहुत बड़ा समय, बहुत लंबा समय ये कह सकते हैं, एक लंबी अवधि आपने दी है इस काम के लिए। और ये तभी हो पाया जब आपको इस काम से प्यार था। और हम ये कह सकते हैं कि आपके फादर का कहीं ना कहीं ये सपना था आपको देखने का कि हाँ मेरी बेटी जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे फादर अक्सर डिस्कस किया करते थे पहले कि उनको खुद भी बहुत शौक था पत्रकारिता का। और BBC की जो एक BBC रेडियो के लिए उन्होंने कभी अप्लाई किया था और उसमें सिलेक्शन भी हुई। और लास्ट राउंड में मतलब वो कहते मेरा नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं वो सपना उनका रह गया और उनको लगा कि चलो कोई बच्चा मेरा अगर बन जाए पत्रकार तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं कि मेरे पे थोपा गया, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और मैं चलती गई और मुझे ऐसा फिर ये लगा कि यही रास्ता मुझे जो है एक अच्छे मुकाम पर लेके जा रहा है। और मेरे केस में देखिए आप, मैंने मतलब कभी गवर्नमेंट जॉब ट्राई ही नहीं की। मतलब इतना आनंद मुझे पत्रकारिता में आया कि एज बहुत थी, मैं देखिए 22-23 साल की उम्र में जॉब में लग गई थी, तो एज बहुत थी जॉब अप्लाई करने की। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो जैसे सबका होता है कि मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा, तो मुझे भी था कि मैंने HAS देना है, मैंने IAS देना है, या मैंने बैंक में, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट था, बैंक में मैंने जॉब लेनी है। लेकिन वो याद ही नहीं रहा जब मैं पत्रकारिता करने लगी। तो मतलब वो एक आप सोच सकते हैं कि मतलब मेरे ब्लड में वो चीज़ थी जो मुझे मेरे फादर ने शायद आइडेंटिफाई करके दी। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि हमारे जो माता पिता होते हैं वही हमें ज़िंदगी का असल जो रास्ता है उसकी ओर ले जाते हैं। लेकिन देखिए आप, ये भी बहुत मज़े की बात है कि पत्रकारिता में जिस तरह से मुश्किलें आती हैं, तो मेरे मदर पहले तो बहुत खिलाफ थे इसके, लेकिन पत्रकारिता में कदम कदम पे चलने के लिए कि कभी फैमिली की दिक्कत है, कभी कुछ है, तो मेरी मदर ने ही मुझे मतलब चलाया और बहुत सपोर्ट की है, चाहे बच्चों को लेके है, चाहे परिवार को लेके है, तो बहुत योगदान उनका भी रहा है। जैसे मैडम हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महिलाओं की और आपने अपनी माताजी का जिक्र किया, तो कहते हैं कि जिस घर में महिला मतलब उसकी माता जो स्ट्रांग है उसकी बेटी भी स्ट्रांग होती है और पूरा समाज स्ट्रांग होता है। तो आप अपनी माताजी को, जैसा आपने कहा कि उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया जब मुश्किलें आती थी, इतना जिम्मेदारी वाला काम ये है पत्रकारिता, तो आप जाकर उनसे बात करती थी कि नहीं अब कभी ऐसे आपको लगा हो कि नहीं बस अब हो गया, अब मैं इसके बाद नहीं करना चाहती? हाँ, नहीं, मेरे माताजी भी वो जैसे स्कूल में टीचर रहे और रिटायर हो गए थे वो 96 या 97 में, तो उनको मालूम था कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं। तो मतलब बहुत उनकी मॉरल सपोर्ट भी रही मुझे और उन्होंने अप्रिशिएट भी बहुत करते थे। और ऐसा नहीं कि वो रोज़ ही अप्रिशिएट करते थे, किसी किसी स्टोरी पे, अभी भी करते हैं वो कि इस स्टोरी में ये कमी है या ये स्टोरी तुम्हारी बहुत अच्छी है। तो वो एक मोटिवेशन मुझे जो है अपने पेरेंट्स से बहुत मिली। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और अगर पत्रकारिता के क्षेत्र की हम बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी महिलाएं जो हैं यहाँ इस क्षेत्र में उतनी ज़्यादा नहीं हैं, कहीं ना कहीं हमें जो हम आंकड़ा देखते हैं वो अभी भी कम है। तो इसके पीछे का आपको क्या कारण लगता है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता में जो एक तो चैलेंजेस बहुत है,
देखिए, जब मैंने भी पत्रकारिता शुरू की थी तो हमारे ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां ड्रॉप आउट होती थी कि जब जैसे ही उनकी मैरिज की बात आती थी तो वो जॉब छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि कई बार तो चलो स्टेशन चेंज हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो ससुराल है वो सपोर्टिव नहीं होता, या जब आप बात करते हैं तो वो आपसे कह देते हैं कि आपको छोड़ना पड़ेगा जी। तो बहुत सारी लड़कियां इस वजह से, मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली की वजह से जो है उनको पत्रकारिता छोड़नी पड़ती है। और दूसरे ये चैलेंजेस जो हैं कि वो हर किसी के बस की बात नहीं होती कि कभी भी उठ के कहीं भी चले जाओ। जैसे हमारे केस में, जैसे अब मैं तो रिपोर्टिंग में रही हूँ पूरा टाइम, और मुझे ऐसे लगता है कि रिपोर्टिंग में रहना भी एक बहुत बड़े मतलब एक आनंद होता है, क्योंकि उसमें न्यूनेस बड़ी होती है कि रोज आप नई स्टोरी, नया काम होता है, ट्रैवल करते हो बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे लोग वो नहीं कर पाते, तो इससे छोड़ देते हैं। फिर ये है कि अगर फैमिली सपोर्टिव भी है, लेकिन फिर जब बच्चे होते हैं तो कई बार आप नहीं वो बर्डन जो है ले सकते, तो इस वजह से शायद ऐसा होता है जी। फैमिली की आपने बात की, तो फैमिली का सपोर्ट होना हम सभी के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आपने बात कही, तो आपकी फैमिली में ऐसे कौन थे? पहले आपने कहा कि आपके पिताजी ने आपको ये रास्ता दिखाया, आपकी माताजी ने हमेशा आपका हाथ थामे रखा, पर आफ्टर मैरिज जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं ज़िंदगी में। आप शादी करते हैं, एक दूसरा घर होता है, वहाँ पर आपको एक सामंजस्य बिठाना होता है, तो कैसे वो सब कुछ हुआ और आप अपना काम करती गई? जी बिल्कुल, मैं मतलब मेरी शादी 1995 में हुई और मेरे हस्बैंड जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो वो भी एक मतलब एक्टिविस्ट टाइप उनकी थोड़ी वो लाइफ रही है। तो वो मतलब मुझे मिले भी पत्रकारिता के ही उसमें थे कि वो लोग अपने साक्षरता अभियान के लिए वर्कशॉप्स वगैरह करते थे, तो मैं कवरेज के लिए जाया करती थी, तो वहाँ मुझे मिले और उनको अखबारों का बहुत शौक था। तो धीरे धीरे जब हमारी दोस्ती हुई तो फिर हमें लगा कि नहीं, हम मतलब दोनों आगे बढ़ सकते हैं। तो शादी हुई और बहुत सपोर्ट उन्होंने किया। ऐसा नहीं कि एक जर्नलिज्म का चार्म था या जर्नलिस्ट से शादी करनी है। उसके बाद जो चैलेंजेस आए कि जैसे कई बार हम अलग अलग स्टेशंस पे रहे, मैं चंडीगढ़ थी, वो धर्मशाला थे, फिर मैंने चलो वो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है आपको, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ये कहा हो कि तुम जॉब छोड़ दो, और बल्कि अपने पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया कि नहीं, इसकी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई पढ़ा लिखा है इतना तो उसे जॉब ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए महिलाओं के लिए भी जो सेल्फ रिलायंस है बहुत ज़रूरी है। वो आपकी इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वही आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस देती है। तो बच्चे भी जब हुए तो मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया कि कभी हस्बैंड मेरे साथ भी चल पड़ते थे बच्चों को लेके, छोटे छोटे, जब 1 साल की बेटी है या 4 साल का बेटा है, बेटा बड़ा है मेरा, तो साथ भी जाते थे छुट्टी लेके, कभी छुट्टी लेके घर पे रहते थे। तो मतलब मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे बहुत सपोर्ट मिली जी। और कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल भरा ये आपका जीवन भी रहा है कि बच्चों के साथ साथ एक वर्किंग मतलब बाहर जाना, काम करना, वो भी इतनी जिम्मेदारी वाला ये काम होता है। तो बहुत सारी बातें आपसे और भी करनी है, बहुत कुछ आपके बारे में और भी जानना है, पत्रकारिता के बारे में बहुत कुछ जानना है। तो जैसा दर्शकों आप जानते हैं कि नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में हम आपको ढेरों सारी जानकारी तो देते ही है, साथ ही मैं आपके एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो आपको दिखाते हैं एक खूबसूरत सा गाना।
दर्शकों, आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम और हमारे साथ है अर्चना जी। अर्चना जी, हम पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। महिलाओं के हित की अगर हम बात करें तो आपने बहुत कुछ किया है अपनी कलम के ज़रिए। तो ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसी कोई याद, ऐसी कोई असाइनमेंट जो आपको हमेशा याद आती हो? बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने महिलाओं पे की हैं और बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, मैं तो ये कहूँगी, जो हम लगातार उठाते रहे। कहीं भी मैं गई हूँ तो क्योंकि मैं महिला हूँ तो मेरी आंख ज़रूर ढूंढती थी कि कोई महिलाओं से जुड़ा मुद्दा जो है अगर मैं उठा सकूँ। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो हिमाचल प्रदेश का चंबा ज़िला जो है, वहाँ जो बहुत ही रिमोट एरिया है, जो तीसा, भंजराड़ू या और भी आगे का जो एरिया सलोनी, तो वहाँ जाके मैंने एक फिनोमिनन देखा कि वहाँ क्या होता था कि जो सरकारी एम्प्लॉयज़ या कोई भी लोग वहाँ जो लोकल भी थे, वो क्या करते थे कि जैसे क्योंकि उस समय इतना सब कुछ रिमोट था, कनेक्टिविटी भी नहीं थी, और मतलब 90s की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ एक सिलसिला बहुत ज़्यादा अनरजिस्टर्ड मैरिजेस का हो गया था कि लोकल लेडीज़ के साथ जो बहुत ही पुअर थी उनसे मैरिजेस हो जाती थी और अनरजिस्टर्ड थी, और जब वापस आ गया वहाँ से कोई तो वो लेडीज़ को वहीं छोड़ देते थे। तो उनके कोई राइट्स भी नहीं थे क्योंकि मैरिज अनरजिस्टर्ड है, अप्रूव नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे उस समय चंबा में, तरुण कपूर जी, बहुत सीनियर आईएएस हैं वो, तो उन्होंने ही मुझे ये आइडिया एक दिया था कि आप इस पे कुछ करोगे तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन भी एक एक्शन ले सकती है। तो वो मुद्दा मैंने काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया था, और उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी वहाँ पे पॉलिसीज़ भी वुमेन के लिए भी लाई, कुछ पेंशन का भी प्रावधान किया था। और फिर उसके बाद आप देखिए हिमाचल प्रदेश में जो शिलाई का एरिया है, चंबा और सिरमौर, देखिए दो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे हिमाचल के, और किसी समय कंट्री के भी 50 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आते थे। तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में कुछ ऐसा मतलब वहाँ अभी भी कहीं कहीं ऐसा है कि बहुत सी लड़कियाँ जो हैं उनकी शादियाँ जो हैं प्रदेश से बाहर छोटी लड़कियों की हो जाती थी, कि क्योंकि वहाँ एक तो डेवलपमेंट थी नहीं, पढ़ने लिखने का कोई था नहीं लड़कियों को कि उनको घर पे रोक के रखें, और पुअर इतने होते थे तो उनको लगता था कि चलो जल्दी शादी कर देते हैं, और थोड़ा बात ये भी रहता था कि वो लोग अगर आपको थोड़ा मतलब हेल्प भी करते थे फाइनेंशियली, तो इस तरह से लड़कियों की शादियाँ बाहर होती थी। तो वो मुद्दा भी हमने काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया था उस पर। फिर जो नेशनल वुमेन कमीशन है उनकी टीम भी वहाँ पे आई, फिर उस पर भी काफ़ी काम हुआ। लेकिन दो और मुद्दे जो मैं लगातार अपनी कलम से उठाती रही हूँ, और वो मुझे आप ये कहिए कि मुझे बस कोई भी क्यू उस पर मिले तो मुझे स्टोरी ज़रूर करनी है, वो रहे हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश में जो ये एकल नारी शक्ति संगठन है, तो कसौली के पास जगजीत नगर एक जगह है, वहाँ पे वो बेस्ड हैं, और उनकी जो कन्वीनर हैं निर्मल चंदेल, 2005-06 में लगभग उन्होंने अपना ये जो है वो शुरू किया था। और अब देखिए जब उन्होंने शुरुआत की, वो यहाँ पे आशियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तो कुछ एक लेडीज़ थी उनके साथ जो सिंगल वुमेन, मैं वो नहीं बात कर रही हूँ जो अपने राइट्स की बात करते हैं कि हम शहरों में हैं या हम पढ़े लिखे हैं। सिंगल वुमेन वो जो बिल्कुल ही डाउन ट्रॉडन हैं, कि या तो वो विडोज़ हैं, पुअर विडोज़ हैं, डेजर्टेड वुमेन हैं, या फिर डिवोर्सेस हैं। तो उनको लेके उन्होंने एक संगठन बनाया था। तो उस समय बहुत से पत्रकारों ने भी उनको हल्के में लिया कि बहुत थोड़ी सी महिलाएं हैं, ये क्या कर लेंगी। लेकिन आप ये देखिए कि उस समय भी मैंने उनको कवरेज दी, और अब 18-19 हज़ार जो इस तरह की औरतें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और अभी हाल ही में निर्मल चंदेल जो एक खुद बहुत यंग विडो थी, 23 साल की उम्र में वो विडो हो गई थी, और उसके काफ़ी साल स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने ये लॉन्च किया था एकल नारी शक्ति संगठन। तो उन लोगों ने काफ़ी साल तो ये काम किया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में सिंगल वुमेन को इंक्लूड किया जाए, कि जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उनमें उनको एक आइडेंटिटी दी जाए कि उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। तो सरकारों ने बहुत उनको हेल्प भी की है। हेल्प क्या, उनके राइट्स की परवाह करते हुए उनको वो राइट्स दिए, क्योंकि उन्होंने लड़ाई बहुत लड़ी। लेकिन अभी हाल ही में एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट ये हुई कि UN विमेन करके जो संस्था है इंडिया में,
उन्होंने अपनी एक कॉफ़ी टेबल बुक में निर्मल चंदेल की स्टोरी उन्होंने भी कैरी की है कि शी इज़ वन ऑफ द वुमेन लीडर्स इन इंडिया। जी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि मैं उनके साथ शुरू से जुड़ी हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम कोई मुद्दा उठा रहे हैं और वो एक अपने अंजाम तक पहुँच रहा है। और उनके मैं तो यूँ कहूँगी कि अब उनकी सोसाइटी में एक से है और एक डिग्निटी है। तो उन्होंने बहुत अच्छी फाइट, एक मूवमेंट खड़ी की थी। दूसरा मुद्दा है जो बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके विरोध में भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो हमारे हिमाचल के ट्राइबल एरियाज़ हैं, खास करके किन्नौर से हमने बहुत स्टोरीज़ की हैं। वहाँ एक वुमेन एक्टिविस्ट है रतन मंजरी, तो उन्होंने वहाँ पे एक काफ़ी देर से वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो ट्राइबल एरिया की महिलाएं हैं उनको मतलब प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते, दे कैन नॉट इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स। तो उसके लिए वो बहुत मतलब पिछले 25-30 साल से उनकी लड़ाई जो है वो जारी है। लेकिन किन्नौर के लोगों का ये कहना है कि हमारा जो कस्टमरी लॉ है एक बहुत पुराना, उसके अंतर्गत ये है कि महिलाओं को राइट नहीं होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उनको ये रहता था कि भाई जब एक महिला को आप राइट देंगे तो किन्नौर में जो ट्राइबल क्षेत्र में ज़मीन बहुत कम है, तो जब शादी हो जाएगी तो फिर वो लोग बाहर भी जाते हैं, फिर शादियां बाहर होंगी तो आगे से आगे वो जो लैंड है वो आउटसाइडर्स को चली जाएगी या प्रॉपर्टी आउटसाइडर्स को चली जाएगी। तो ये मुद्दा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि आप ये देखिए कि जो ट्राइबल एरिया के बाहर की औरतें हैं उनको इक्वल राइट है प्रॉपर्टी का, है ना, बेटी और बेटा दोनों को। लेकिन ट्राइबल औरतें जो हैं ना तो अपने फादर की उनको प्रॉपर्टी मिल सकती है ना अपने हस्बैंड की मिलती है। फादर की प्रॉपर्टी बच्चों को जाएगी और वो भी लड़कों को, और हस्बैंड की प्रॉपर्टी भी बेटे को जाएगी, अगर बेटा नहीं है तो भाइयों को जाएगी। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। और अब तो उन्होंने मेरा ख्याल पटिशन भी दायर की है हाई कोर्ट में, तो अब देखिए आगे क्या होता है। जी, बहुत अच्छे आपने काम किए हैं। अगर पत्रकारिता की जब भी हम बात करते हैं तो एक चैलेंजिंग भरी फील्ड है ये, और आपने बखूबी ये निभाई है। और बहुत सारी लड़कियां जो हमें अभी देख रहे हैं, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं हमें, वो अगर इस फील्ड में आना चाहती हैं, लड़कियां आना चाहती हैं और आपकी तरह बनना चाहती हैं, आप ही की तरह उन चैलेंजेस को पार करके एक अपना नाम बनाना चाहती हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जनरेशन चेंज से एक जो परिवर्तन आया है एक पर्सपेक्टिव में, वो ये भी है कि आजकल बहुत सारे लोग जर्नलिस्ट इसलिए भी बनना चाहते हैं कि उनको जल्दी फेम चाहिए, है ना, उनको नाम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, और मेहनत के बारे में वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अब खैर मैं ये कहूँगी कि जर्नलिज्म आसान भी हो गया है कि हमारा समय तो ऐसा था कि अगर मुझे आज दिन में 11 बजे पता लगा कि वहाँ 1998 में चंबा में बहुत रिमोट एरिया में सतरुंडी में मिलिटेंट अटैक हो गया है, तो मुझे उसी समय भागना पड़ा था वहाँ, इतना ट्रैवल करके 8-10 घंटे ट्रैवल कर 7-8 घंटे ट्रैवल करके जाके। और आप देखिए वो टाइम्स कैसे थे कि हम लोग फैक्स से स्टोरी भेजा करते थे, पहले टाइप करते थे टाइपराइटर पे, फिर फैक्स से स्टोरी भेजते थे। तो अब ऐसे में आप स्टोरी कैसे भेजोगे वहाँ जाके? मोबाइल्स उस समय ज़्यादा नहीं चले थे, तो हम लोगों का ये होता था कि फैक्स भी गाड़ी में डाली और टाइपराइटर भी गाड़ी में डाला और फटाफट टाइप करके कहीं भी फैक्स को पीसीओ से अटैच किया और वहाँ से स्टोरी फिर हमने भेजी। तो इस तरह के मतलब बहुत ट्रैवल इन्वॉल्व होता था। फिर कम्युनिकेशन एक चैलेंज था कि स्टोरी भेजनी कैसे है। मैंने जब शुरुआत की तो हम टेलीग्राम से भी भेजते थे, बाद में फैक्स आई, फिर और कई चीज़ें आई, तो अब तो आसान हो गई हैं चीज़ें। बट अब ये है कि आजकल जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम कमरे में बैठे बैठे जो हैं वो हमें खबरें मिल जाएं, क्योंकि वीडियोस आपको हर जगह से मिल जाती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो फील्ड में नहीं जाएंगे तो मतलब एक उनका जो मतलब जो रियल ट्रूथ है वो आपकी स्टोरी में नहीं आ सकता। तो एक तो उनको फील्ड में जाना चाहिए, ज़्यादा जाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि आजकल जो चल पड़ा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जर्नलिज्म कि जो नेता ने बोल दिया हम वही छाप रहे हैं। तो आपको बियॉन्ड द न्यूज़, हम लोग उस समय भी कॉलम्स हुआ करते थे बियॉन्ड द न्यूज़, कि जो आपको दिख रहा है उसके पीछे क्या है, उसके बारे में आजकल बहुत कम लोग सोचते हैं। और सोशल मीडिया के आने से जो है वो चीज़ें अगर ईजी हुई हैं
तो वो खराब भी हुई हैं कि अब किसी भी न्यूज़ की उतनी वैल्यू जो है अब वो नहीं रही है। तो एक हिसाब से चैलेंज थोड़ा बड़ा भी है कि आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी कैसे है। बिल्कुल, जैसे आपने अभी बात की सोशल मीडिया की और उससे पहले आपने बात की मुश्किलों की कि मुश्किलें आती थी, तो हम कह सकते हैं कि मुश्किलें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और कुछ ज़्यादा सीखने के लिए हमें और ज़्यादा हम घुस जाते हैं उस काम में कि ये सीखना है, वो सीखना है। अगर आपने सोशल मीडिया की अभी बात की, तो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो कितना डिफरेंस आप पाती हैं आज के समय में और पहले समय में? जी देखिए, पहले जो हम प्रिंट मीडिया की अगर बात करें तो हम लोग जब भी कभी कोई स्टोरी लिखते थे तो हम 1000 बार सोचते थे कि कहीं कोई मतलब इसमें गलती ना हो जाए। बार बार हम वर्जन भी लेते थे, क्रॉस चेक करते थे और वर्जन जो लेते थे हम कि किसी के खिलाफ कोई स्टोरी है तो हम उनसे बात करते थे कि आपके खिलाफ ये है, आपका क्या कहना है। और दूसरा ये कि हम स्पॉट पे जाके स्टोरी करते थे कि हमने ये देखा है, आपका इसके बारे में क्या कहना है। तो अब जो है मतलब एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं कहूँगी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चीज़ें फिर भी ठीक थी कि वो लोग भी स्पॉट पे जाते हैं, वो आपको विजुअल्स दिखाते हैं, वो फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, तो उसमें भी थोड़ी चीज़ें ठीक थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से ये हो गया था कि सेंसेशन उन्होंने ज़्यादा कर दी कि कोई भी खबर है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 2000 में जब सतलुज में फ्लड्स आए, आप तो बहुत छोटे होंगे तब या नहीं भी होंगे शायद, तो जब फ्लड्स आए सतलुज में तो 100 से ज़्यादा लोग उसमें बह गए थे। तो अब देखिए, अब शिमला से बैठे बैठे अगर हम स्टोरी करते हैं तो हम जो गवर्नमेंट की फिगर होती है एक कैजुअलिटीज़ की, हम उसी पे जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि वहाँ लोगों को भी नहीं पता होता कि फ्लड्स आए सतलुज में, किन्नौर में क्या नुकसान हुआ, रामपुर में क्या नुकसान हुआ, वो बाद में पता लगता है। तो लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है वो पता नहीं कहाँ से इधर उधर से पता करके मतलब हर कुछ वो कई बार उस एपिसोड में भी उन्होंने दिया। इसी तरह से परचू एक लेक थी चाइनीज साइड पे, वो परचू ब्रीच में ऐसा हुआ था कि बार बार ये एडवाइजरी आ रही थी कि कभी भी ब्रीच हो सकता है और फ्लड्स आ सकते हैं किन्नौर और रामपुर में। मतलब हम कह सकते हैं मैडम कि ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम है। आपको जो आप लिख रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, उस पर आपका खुद की मतलब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मतलब आपको शब्द भी ऐसे चुनने चाहिए जो मतलब उसके एक तो डबल मीनिंग ना हो, है ना। तो दूसरा ये होता है कि आपकी स्टोरी में एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, हम ये केयर करते थे। इलेक्ट्रॉनिक ने थोड़ा सेंसेशनलाइज कर दिया, जबकि प्रिंट में हमें समझाते थे कि आपको कितना भी सेंसेशन क्यों ना हो, आपको प्ले डाउन करनी है चीज़ें, ताकि उससे ऐसा ना लगे कि कोई घबराई जाए या कोई दंगे ही हो जाए। आपको एक कम्युनिटी ओरिएंटेड स्टोरी, दंगों की स्टोरी कैसे करनी है हमें सिखाया जाता था। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे आप देखिए, रेप विक्टिम्स की स्टोरी कैसे करनी है कुछ पता नहीं है, आप उनके नाम ही लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक पे भी ऐसा ही होता है कि बार बार आप इतनी बार उसको वो करते हैं कि आइडेंटिफाई हो जाता है विक्टिम। तो इस तरह का जो अब ये चल पड़ा जर्नलिज्म, और मैं तो ये कहूँगी कि हर आदमी आजकल जर्नलिस्ट बन गया है। सोशल मीडिया पे तो कोई भी न्यूज़ डाल देता है, बिल्कुल, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आजकल अब कम हो गई है सोशल मीडिया के आने से। अगर इंटर्नशिप की बात करें, यहाँ पे लड़कियों की हम बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं। इंटर्नशिप भी आपने बहुत से बच्चों को करवाई है, बहुत से बच्चों को आपने सिखाया है कि पत्रकारिता का क्षेत्र जो है उसमें कैसे काम कर रहा है, कितनी जिम्मेदारी वाला ये काम है। तो कैसा वो एक्सपीरियंस था आपका? जो बच्चे इंटर्नशिप के लिए आते थे, एक तो मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं बहुत जल्दी स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंट बन गई थी, मतलब 29-30 साल की उम्र में शिमला में आ गई थी। तो और हमारे जो उस समय एडिटर हुआ करते थे हिंदुस्तान टाइम्स में, मैंने यहाँ ज्वाइन किया था इंडियन एक्सप्रेस के बाद, तो वो हमें बोलते थे कि बेस्ट वे ये है कि आपके पास जो यूनिवर्सिटी के बच्चे कोई रिक्वेस्ट लेके आते हैं तो आप उनको इंटर्नशिप करवाइए, उनको हम अपने एटमॉस्फेयर में ग्रूम करके फिर अपने अखबार में एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास, लड़के भी आए, लड़कियां भी आई, और सारे ही बहुत मेहनती होते थे, लेकिन उनके जो भी डाउट्स हैं वो हमारी जिम्मेवारी होती है कि उनको हम दूर कैसे करें। तो मतलब काफ़ी मेहनत करते थे और मैं उनके साथ काफ़ी इन्वॉल्व होके, मुझे ऐसा लगता था कि जब हम यंगर जनरेशन के साथ इंटरेक्ट करते
करते हैं तो कई चीज़ें हम भी सीखते हैं, क्योंकि आज की डेट में आप देखिए चीज़ें कितनी जल्दी बदल रही हैं। तो कई चीज़ें मैंने उनसे सीखी, जैसे टेक्नोलॉजी है तो वो जो बच्चे इंटर्नशिप करने आते थे उनसे मैंने सीखी, या स्टोरी लिखनी कैसे है, वैल्यूज़ क्या होती हैं जर्नलिज्म की, वो हम उनको सिखाते थे। और बहुत सारे बच्चे जो इंटर्नशिप करके मेरे पास देखिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से भी आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए, और एक लड़की तो ऐसी थी कि वो केरला से आई, उसने शिमला में इंटर्नशिप करनी थी और उसने सबको फ़ोन किया यहाँ पे, तो किसी ने रिस्पांस नहीं दिया। मेरी आदत थी कि यस व्हाई नॉट, है ना, आएगी तो वो भी सीखेगी, हम भी सीखेंगे। तो मुझसे बात हुई तो वो आ गई, तो उसने 2-3 महीने इंटर्नशिप की। मैं यहाँ स्टेट्समैन में थी तब, तो वो भी आज बहुत अच्छे सारे बच्चे अच्छे अच्छे अखबारों में एब्जॉर्ब्ड हैं, या जो भी वो मतलब कहीं दूसरी फील्ड में भी गए हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे। जी, अर्चना जी, आप एक मदर भी हैं और बखूबी आपने अपने सारे कामों को निभाया है। आपने वर्किंग आप लेडी रही है, एक वाइफ है, एक बेटी है और एक मदर भी है। तो मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी बेटी को उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने बच्चों को उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाना, तो इसमें आप कैसे निभाती हैं इस माता के रूप को? जी देखिए, जो बच्चे होते हैं घर में ना, वो आपको हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप चीज़ों को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो उससे सीखते हैं। बजाय इसके कि हम उनको समझाएं, वो आपको काम करते हुए देखकर ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। हालांकि बच्चों को मैंने पूरी कोशिश की कि जब भी मैं होती हूँ घर पे या यहाँ शिमला में जब भी होती थी, तो उनको काफ़ी मैंने अटेंशन देने की मैं कोशिश करती थी। लेकिन उनको मालूम था कि अगर मम्मी ट्रैवल कर रही है बाहर तो कोई ज़रूरी काम होगा या खबर होगी कोई। तो मेरी फैमिली में ये हो गया था कि कभी मैं कोई स्टोरी करने जाती थी तो दूसरे दिन सबको इंतज़ार होता था कि आज क्या छपा है मम्मी का। तो वो उस तरह की इन्वॉल्वमेंट एक हो गई थी और उन्होंने बहुत इंजॉय किया मेरे प्रोफेशन को। हालांकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि बाकी मदर्स जैसे पूरा टाइम बच्चों को देती हैं तो मैं नहीं दे पाती। तो मैंने कई बार अपने बच्चों से बात भी की, मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जॉब छोड़ देती हूँ भी, तुम्हें मैं अटेंड नहीं कर पाती। तो बेटा तो मेरा थोड़ा मतलब सिंपल है और वो ज़्यादा नहीं बोलता था, लेकिन बेटी मेरी काफ़ी, वो भी टॉकेटिव है मेरी तरह। तो वो हमेशा बोलती थी नहीं नहीं मम्मा इतनी अटेंशन काफ़ी है, फिर आप हर बात पे टोकोगे हमें, ऐसे ही ठीक है। तो मतलब उन्होंने भी इंजॉय किया। और आप ये देखिए कि आज दोनों बच्चे, मतलब मेरी बेटी जो है वो अब अप्रैल में MBBS कंप्लीट हो जाएगी उसकी, और बेटा मेरा PhD कर रहा है वेटनरी साइंसेस में। तो उनकी शायद ग्रूमिंग ठीक ही रही होगी, इसीलिए वो अपने मकाम हासिल कर सके। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि आपकी बेटी जो है वो आपको कहती है कितना ही समय बहुत है, आप अपने काम पर भी ध्यान दीजिए। अगर मुश्किलों की बात करें तो मुश्किलें जो हैं वो हर क्षेत्र में आती हैं, और कहीं ना कहीं हमें जो एक साथ की, जैसे आपके परिवार का साथ आपके साथ रहा हमेशा, तो एक जो हमारी महिला अभी देख रही है उन्हें ज़िंदगी में बहुत सारी जो मुश्किलें आती हैं, कभी लगता है कि बस अब आगे नहीं करना है काम, तो आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं कि स्ट्रॉन्ग रहना कितना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जैसे किसी भी फील्ड में अगर आप आए हैं, आप पढ़ लिख के आए हैं, तो आपको हर चैलेंज जो है वो फेस करना आना चाहिए। क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई आपको एक्सपोजर देती है, और आप आजकल तो सब लोग ट्रैवल भी बहुत करते हैं, तो एक इतने एक्सपोजर के बाद भी आप अगर चैलेंज फेस नहीं कर सकते और उसको सस्टेन नहीं कर सकते, देखिए हर इंसान की लाइफ में ऐसा समय आता है जब उसको लगता है छोड़ दूं। मेरी भी लाइफ में ऐसा एक बारी समय आया था कि मैंने अपने एडिटर को जाके बोल दिया था कि सर मेरे से नहीं होता, मेरे हस्बैंड वाराणसी में हैं, पोस्टेड WHO में थे तब, और मेरा बेटा 1.5 साल का था। तो मैंने कहा सर मैं तो पूरी मेड पे डिपेंडेंट हूँ और मैं आई कैन नॉट हैंडल इट, और आई वांट टू लीव माय जॉब। तुरंत मेरे को एक आइडिया आया और मैं चली गई। तो वो हंसने लग गए आगे से, कहते ऐसा क्या हो गया, कुछ नहीं होता, तुम छुट्टी ले लो 10 दिन देखो, है ना। फिर कहते कितनी छुट्टी है, चलो मैं तुम्हें सैंक्शन करता हूँ सारी। 2-3 महीने छुट्टी काटी, फिर वापस आए, कहते कोई अरेंजमेंट हो गया तुम्हारा ढंग से, या तुम्हें लग रहा है कि मुझे कंटिन्यू करना है। मैं कहा सर मुश्किल तो बहुत है। तो कहते कोई बात नहीं, थोड़ा सा सस्टेन करो, तो आप टाइम बदलेगा, और वैसा ही हुआ। तो मैंने थोड़ा सा
समय देने की ज़रूरत और है। दूसरा ये कि आपको उस समय कोई ऐसा मिल जाए जो आपको मोटिवेट कर दे थोड़ा सा, तो उससे भी होता है। घर में भी मेरे मतलब बच्चे भी लगातार, जैसे अभी भी पीछे कोविड में ऐसा टाइम आया था कि मतलब सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि ये क्या है, मतलब ये दिस इज़ नॉट जर्नलिज्म। या फिर उसके बाद बहुत सारे हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स ही होल्ड पे हो गए थे, तो 4-5 महीने मैं भी खाली रही, तो बच्चों को लगता था कि नहीं मम्मी को जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, तो वो मुझे मोटिवेट करते रहे, ढूंढो आप कुछ ना। बहुत ही अच्छी बात ये है कि आपके खुद के बच्चे भी आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और आप तो उन्हें करती ही हैं, तो इसलिए ही उन्होंने सीखा है कि मोटिवेट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। दर्शकों, और बहुत सारी बातें और जाननी है इनसे, तो उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खूबसूरत सा हिमाचली गीत। अर्चना जी, आपसे बहुत सारी बातें हमें जाननी है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, पत्रकारिता के क्षेत्र से रिलेटेड। अगर आज के समय की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जिम्मेदार जो पत्रकारिता है वो अभी भी मौजूद है? जी बिल्कुल, पत्रकारिता अभी भी मौजूद है, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म तो हो रहा है। कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आपको जिनकी स्टोरी आप पढ़ना चाहते हो। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही ख़राब है। आजकल के बच्चों के चैलेंजेस और हैं, मान लिया कि वो उतना चीज़ों को डिग नहीं कर पाते, उनके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि हमारे समय में ये होता था कि आपको 2 या 3 स्टोरीज 4 स्टोरीज भेजनी है। अब तो आप देखिए कि हर घड़ी आपको अपडेट करना है, तो समय की थोड़ी सी कमी है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि जो अच्छे मतलब बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं जिनकी स्टोरीज हम पढ़ना चाहते हैं या जिनकी इंतज़ार करते हैं, और हमें लगता है कि अच्छा ये स्टोरी अगर इन्होंने लिखी है तो ये सही स्टोरी है। तो ऐसा नहीं है कि सब खराबी है। जी, मतलब विश्वास होना ज़रूरी है, और जिस पर विश्वास है उसकी स्टोरी में लगता है कि ये स्टोरी सही है। लेकिन वो विश्वास बनाने के लिए आजकल बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। बिल्कुल। अगर पत्रकारिता के क्षेत्र की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, डर
कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। जी। आप एक ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जहां पर सुबह शाम मतलब 9 से 5 की जॉब नहीं है, आपको जी। कभी भी बुलाया जा सकता है और जी। आपने कभी भी उठकर आपको काम पे जाना पड़ जी। सकता है। जी। तो कभी डर लगा कि आपको कभी महसूस हुआ हो कि नहीं नहीं यार ये तो डर वाला ही काम है? नहीं, मुझे कभी ऐसा डर नहीं लगा, क्योंकि एक तो सपोर्ट बहुत थी, और दूसरा जब हम एक प्रोफेशन में आ जाते हैं तो मेरा मानना ये था कि अब मैं जर्नलिज्म में हूँ तो आई हैव टू बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं माना कि मैं महिला हूँ, और मेरे साथ ऐसा कभी हुआ भी नहीं। हमारे जो एडिटर्स भी रहे उन सब ने भी मुझे ऐसा ही ट्रीट किया कि शी इज़ अ प्रोफेशनल, मतलब दे नेवर थॉट कि शी इज़ अ वुमेन और अ मैन, मतलब इस तरह का नहीं रहा। और मतलब मैं बहुत लक्की भी हूँ कि मैंने 20-22 साल हेड भी किया एज अ वुमेन मतलब जर्नलिस्ट। तो वैसे कोई डर वाली बात नहीं थी। लेकिन हाँ, जब आप स्टोरीज़ करते हो, और हमारे समय में तो हम बहुत जिसको बोलते हैं कि ऐसी स्टोरीज़ करते थे जो एक्सपोज करते थे लोगों को, हम, है ना, तो उसका रिएक्शन बहुत होता था उस समय कि सुबह ही आपके फ़ोन खड़कने शुरू हो जाते थे। तब लैंडलाइन हुआ करता था, और लोग जो हैं आपको धमकाते भी थे। और जब आप पॉलिटिकल स्टोरीज़ करते हो जिस पे सरकार की इमेज ख़राब हो रही है, और वैसे ही हम लोग हर दिन ढूंढते थे, क्योंकि हमारा बेसिक रोल जो एक जर्नलिज्म का देखो होता है वो होता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट। आजकल थोड़ा सा वो चेंज हो गया कि अब तो मतलब बिल्कुल ही, अब तो एस्टेब्लिशमेंट भी अपनी स्टोरीज खुद ही करके आपको दे दे रहे हैं, तो आप भी वही लिख रहे हैं जो पॉलिटिशियंस कह रहे हैं। तो हम लोग बहुत सारे एक्सपोजर्स ऐसे करते थे, और बहुत सारे फ़ोन्स भी आते थे कि आपका ये कर दें, ये कंप्लेंट्स कर देते थे कि आपकी जॉब चली जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ट्रूथफुल होते हो, जब आप एक प्रोफेशनल की तरह काम करते हो और रिस्पॉन्सिबली काम करते हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो महिला हो चाहे वो मेल हो, मतलब कोई भी हो। तो इतनी कोई डर वाली बात मेरे जीवन में ऐसी कभी नहीं रही। और रात को भी कभी ट्रैवल करना होता था, तो मतलब वो इट इज़ अप टू मी हाउ टू मैनेज। जी, मतलब अगर अपने काम से प्यार होता है तो फिर वो डर लगना कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि मैं इसको बेस्ट वे से कैसे करूं। जी, मतलब दिमाग वही चल रहा है कि आपको काम बस बेस्ट करके दिखाना है। आप ये नहीं कह सकते फिर कि मैं तो महिला हूँ, मैं तो नहीं जा सकती। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी। किन्नौर में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें लगभग 35 फौजी जो है वो एक ब्रिज बनाते बनाते डूब गए थे। तो दिन में खबर आई, वो कोई 12-1 बजे, तो हम लोग ट्रैवल करके तब तक वहाँ नहीं पहुँच सकते थे, खारों में हुआ था ये। तो वहाँ यहाँ बैठ के जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो स्टोरीज कर दी। और शाम को लगभग मेरे ख्याल 5:30-6 बजे हमारे ऑफिस से फ़ोन आ गया कि वी वांट यू टू ट्रैवल टू दैट एरिया। तो रात को मैंने ट्रैवल किया, गई मैं वहाँ किन्नौर, दूसरे दिन फिर स्टोरीज़ की। अब वो मतलब आप एक प्रोफेशनल की तरह काम कर रहे हो, आपको मालूम है कि न्यूज़पेपर की डेडलाइंस होती हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तो महिला हूँ, मैं तो कल जाऊँगी वहाँ पे, है ना। तो आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना होता है। तो मेरा फर्स्ट रिस्पांस हमेशा यस का होता था। और मैंने जिस भी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में मतलब काम किया है, वहाँ पे किसी भी आदमी को कोई मेरे से शिकायत नहीं होती थी कि हम इसको कुछ कहेंगे तो ये कहेगी बहाने बनाएगी या कुछ करेगी। उनको होता था इसको कह दिया तो मतलब काम हो गया। हाँ जी। जी, 30 साल का लंबा अनुभव है आपके पास अर्चना जी। अगर जो पत्रकार बनना चाहते हैं उनके लिए कोई ऐसे पॉइंट्स जो उनको हमेशा ही ध्यान रखने हैं पत्रकारिता की फील्ड में आने के लिए, ऐसे कौन से वो पॉइंट्स हैं? जी बिल्कुल, जो भी पत्रकारिता की फील्ड में आना चाहते हैं बच्चे आजकल, उनसे पहले तो यही है कि भी उनको मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। उनको ये जो है रूम में बैठ के डिजिटल मीडिया वाला कि आप इधर से खबर देखी उधर भेज दी, वो जर्नलिज्म अगर करेंगे तो वो सक्सेसफुल उससे नहीं हो पाएंगे। वो भी उसी भीड़ में खो जाएंगे जिसमें बाकी लोग, जैसे कोई भी आम आदमी जो जर्नलिज्म कर रहा है, सिटीजन जर्नलिज्म जिसको बोलते हैं। तो आपको अपनी एक अलग से पहचान बनाने के लिए और एक अच्छा काम करने के लिए मैं तो कहूँगी जर्नलिस्ट जो हैं वो सोसाइटी में एक चेंज लाते हैं। वो एक टूल है जर्नलिज्म टू ब्रिंग अ चेंज इन सोसाइटी। तो उसके लिए पहले तो मेहनत के लिए तैयार रहे, कहीं भी फील्ड के लिए में जाने के लिए तैयार रहे 24/7 कि आधी रात को कोई इंसिडेंट हो गया तो यू शुड बी देयर।
ऐसा नहीं कि सुबह देखते हैं। जी। तो वो वाली मेंटालिटी छोड़नी पड़ेगी। और दूसरा मैं कहूँगी कि आजकल जो बच्चे हैं वो एक जो इंटरनेट पे ही सब कुछ पढ़ के अपनी तैयारी करते हैं वो ना करें। मुझे लगता है थोड़ी रीडिंग हैबिट उनको डेवलप करनी चाहिए। हम लोग जब जर्नलिज्म में आए थे तो हम लोगों को अखबार वाले जो हमारे न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन थी वो 5 अखबारें हमसे एक्सपेक्ट करते थे कि सुबह पढ़ के आए, हिंदी अंग्रेज़ी की। फिर मीटिंग में ग्रिलिंग होती थी, सुबह 9 बजे मीटिंग होती थी, उसमें पूरी ग्रिलिंग होती थी कि हमारी ये मिस है, हम और क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आपकी स्टोरीज़ को आज क्या करना है। तो वो प्लानिंग एक हर समय जो है एक जर्नलिस्ट शुड बी रेडी विद द प्लान कि मुझे आज क्या करना है। तो उसके पीछे का जो होमवर्क है वो हमेशा उसको करके रखना मतलब चाहिए। एक लंबा प्रोसेस है और इन सब जो आपने बताया उस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्चना जी, आपने बहुत सारी जानकारी आज हमें दी, हमारे दर्शकों को दी, और आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल आपको फिर मुलाकात होगी आपके साथ, और आपको छोड़ जाते हैं खूबसूरत संगीत के साथ।